अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज ऑपोजिशन किस उम्मीद पर एक पेज पर है। आज दोबारा मौलाना फजल रहमान साहब कुछ एक्टिवेट हुए हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की है, कुछ फोन कॉल्स कर रहे हैं बाकी ऑपोजिशन में मौजूद लोगों को। तो क्या ये किसी एक नए मिशन पे है या वैसे ही एक चूंकि जमूद सा है तो एक इरताश पैदा करने की कोशिश करे मौलाना साहब, इस पर बात होगी। इसके बाद हुकूमत को किससे खतरा है? काफ लीग के जो अपने इत्तेहादी हैं पीटीआई के, वो बार बार उनसे कह रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से ही आप होशियार रहिए। खास तौर पे एक नया बयान जो आया चौधरी शुजात साहब का उस धरने के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पे वो समझते हैं कि कुछ गड़बड़ कराने की कोशिश की जा रही थी लेकिन उसको प्रिएम्प्टिवली रोक लिया गया। ये इनके खैर खा पीटीआई के जो हैं वो जमात के अंदर ही हैं, ये कहना है काफ लीग का। उसके बाद कारकर्दगी दिखाओ या घर जाओ, वजीर आजम ने एक बार फिर तनबीह कर दी है और अब लगता है कि शायद दोबारा काबीना में रद्दो बदल किया जाएगा मुस्तकबिल करीब में। आगाज करते हैं आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उससे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट की जिसमें उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुलाकात है उसके बारे में खबर दी और इसमें आप देख सकते हैं वाज़े तौर पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी काफ़ी दिनों के बाद आज मंजरनामे पर दोबारा रूनुमा हुए हैं और उनकी तबीयत के हवाले से कहा जाता है ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल अब लगता है वो काफ़ी रिकवर कर गए और आज वो इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे। कोई 1.5 घंटे के करीब ये मीटिंग हुई है। इसके जो सीधा निकात हैं वो ये हैं कुछ के अवाम उम्मीद की नज़रों से मुल्क की अपोजिशन जमातों की जानिब देख रहे हैं कि वो सिलेक्टेड हुकूमत से उन्हें निजात दिलाएं। ये आसिफ अली जरदारी साहब से मनसूब बयानात हैं जो इस मीटिंग के बाद सामने आए हैं। पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते हैं। साथ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान नैब को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन जमातों से इंतकाम ले रहे हैं और मुल्क की तमाम ऑपोजिशन जमातें सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ एक ही पेज पर है। 2 साल हो गए हैं, इमरान खान ने कोई एक ऐसा काम नहीं किया जो अवामी मफाद में हो। अगर मईशत को बचाना है तो सबको मिलकर सिलेक्टेड हुक्मरानों का मुकाबला करना होगा। ये मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जो आपस में गुफ्तगू हो रही है, ये उसका लबे लबाब है जो आज की मीटिंग का। पाकिस्तान की तारीख में कभी मईशत की मनफी शरह नमू नहीं हुई है। इसके अलावा मुख्तलिफ फ़ोन कॉल्स भी किए मौलाना साहब ने, जो MQM है उनको किए फ़ोन, काफ लीग को किए फ़ोन। ये रूठे हुए तो इत्तेहादी नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी इत्तेहादियों में हमेशा थोड़ी बहुत लचक की गुंजाइश होती है, कोई ना कोई क्रैक्स होते हैं। बहरहाल लगता नहीं कि इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत से कुछ खास रूठे हुए हैं। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब इससे पहले भी कोशिशें कर चुके, 3 कोशिशें उनकी ऑन रिकॉर्ड है। ये चौथी एक APC करने के लिए शायद वो बीच में कोई किरदार अदा कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है। लेकिन पहले जो 3 कोशिश 2 साल में ये 3 कोशिशें हैं और इनका अंजाम क्या हुआ ये आप जानते ही हैं। बहरहाल अपने प्रोग्राम के मेहमानों का मैं यहाँ पर तारुफ करा दूं। अली मोहम्मद खान साहब वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर, बहुत शुक्रिया अली साहब में ज्वाइन करने के लिए। मुसद्दिक मलिक साहब साबिक तर्जुमान बराए वज़ीर आज़म लाहौर से हमें ज्वाइन करें। नफीसा शाह साहिबा हमें MNA है, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी हमारे साथ मौजूद है। मेरे ख्याल मुसद्दिक साहब आपसे आगाज करती हूँ, वो इसलिए आपसे आगाज करना चाहती हूँ बिकॉज लग रहा है कि ये कोई मौलाना साहब जनरली एक या तो अपने इमा पर या किसी और की इमा पर शायद कोई पैगाम रसानी कर रहे हो। आई डोंट नो, ये आप मुझे बेहतर बता सकेंगे। बहरहाल लेकिन एक APC होनी थी, उसके लिए राब्ते होने थे और हमें बताया गया कि अगले 10-15 दिन के अंदर वो हो जाएगी। जो प्रॉपर जिसमें आपकी क़यादत ने, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने साथ मिलकर बैठना था, उसके मुस्तकबिल के हवाले से उसकी कोई अपडेट, कोई उसके बारे में मालूम हो कि वो कहां तक पहुंचा मामला? ये देखिए, पहले तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अवाम के इशारों पे चल रहे हैं और तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अवाम के इशारों पे चल रही हैं। और बुनियादी तौर पे अपोजिशन में बैठने का मकसद क्या होता है? अपोजिशन में बैठने का मकसद ये होता है कि जो भी हुकूमत के आउटकम्स हों या हुकूमत की पॉलिसी हो, उसको एक मस्बत मगर तनकीदी नुक्ता नज़र से देखा जाए। और जब हुकूमत बिल्कुल फेल हो जाए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आप किसी जाविये से देख लीजिए, आप कोरोना वायरस के जाविये से देख लीजिए, यानी कोरोना वायरस के नंबर घटाने के लिए वो कोई मुल्क अगर टेस्टिंग छोड़ दे तो आप बताइए कि उसकी आप किस तरह की जहनीत की अक्कासी हो रही है इस अमल में। ये किस तरह का कैसे हो सकता है कि 40 से 45% या 40% के करीब टेस्टिंग 10 दिन में कम हो गई हो। अब आप टिड्डी दल को देख लें, यानी वो पहले पूरे मुल्क से गुजर गई, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जब पूरी तरह से गुजर जाएगी फिर हम वापसी का उनके इंतज़ार करेंगे कि वो भारत से वापस आएगी तो दोबारा से हमारी फसलें तबाह करती चली जाएगी। आप चीनी के हवाले से देख लें, आप आटे के हवाले से देख लें, आप अद्विया की कीमतें बढ़ने के हवाले से देख लें, आप महंगाई के हवाले से देख लें, आप बेरोजगारी के हवाले से देख लें। यानी कोई हवाला ऐसा भी तो हो जिससे मैं कहूं कि आप ना देखें। ठीक है,
जब तमाम हवालों से हुकूमत इस तरह फेल होनी शुरू हो जाए जिस तरह के हमारे नुक्ता नज़र से फेल हो चुकी है, अच्छा, और उसके जवाब में अवामी मसाइल को हल करने के लिए वो IMF का एक ऐसा बिल लाए जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी का बिल कहते हैं, जिससे हमें ख़तरा ये होता है कि कहीं बंगाल की तरह का कहत ना पड़ जाए, तो फिर ये हमारा फ़र्ज़ है जी, कि हम ये असेंबली आपने के अंदर भी बैकड्रॉप बता आवाज़ दिया उठाएं, डॉक्टर साहब। असेंबली मेरा के क्वेश्चन बाहर बड़ा भी राब्ते APC करें। स्पेसिफिक था, उसके बारे में मुझे बताइए। ये आपका पूरा जो केस जी है, APC ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफिकली बताएं वहाँ पे जी। क्या। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब तकरीबन तमाम पार्टी के सरबराहान जो हैं अच्छा, उनसे फ़ोन के ऊपर उनका कांटेक्ट हो चुका है, गुफ्तगू जारी है, अच्छा, और चंद ही दिनों में तमाम चीज़ें जो हैं वो तय हो जाएंगी। उस पर एहसन इकबाल साहब भी तबसरा कर चुके हैं, और फिर एक APC होगी जिसमें एक होपफुली मुश्तरका लाया अमल जो है तश्कील दिया जाए। अच्छा, बिकॉज वो कुछ खबरें ऐसी थी कि शायद आपकी क़यादत का इंतजार करते रहे पीपल्स पार्टी, वो राब्ता नहीं हुआ, तो फिर पता नहीं वो बात आगे इल्तवा में चली नहीं, मेरे गई। ख्याल में पीपल्स पार्टी से तो राब्ता हो चुका है, 2 दिन अच्छा, हुए हैं राब्ता हो चुका है मेरी इतला के मुताबिक। मैं दोबारा कंफर्म कर लूँगा, लेकिन शहबाज साहब तमाम जो सियासी सरबराहान हैं उनके साथ इस वक्त कांटेक्ट में हैं टेलीफोन के जरिए। ठीक है। और इसको होस्ट आप लोग करने की रखते हैं, क्या नाम है, इरादा रखते हैं, या वो पीपल्स पार्टी जो है वो होस्ट कर सकती है? ये मतलब जरा इसका कोई कदो-खाल अभी नहीं तय हुए। देखिए, मुझे ज़्यादातर होता है ऐसे कि लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं, तो गालिबन वो होस्ट करेंगे, लेकिन कोई हर्ज नहीं अगर शहबाज साहब मुनासिब समझें किसी और को होस्ट करने के लिए, तो ये उनकी स्वाबदीद है। लेकिन मेरा अभी तक जो मेरे पास खैर खबर है वो यही है कि गालिबन वो खुद ही इंशाल्लाह इसको होस्ट करें। चले नफीसा साहिबा, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, बिकॉज आज जो मुलाकात हुई काफी अरसे बाद हमें आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब नजर आए हैं। सो अब उनको हम बहुत ज्यादा एक्टिवली देखेंगे, वो फिर दोबारा 2-3 दफा अब आगे मजीद हम देख सकते हैं कि शायद वो दोबारा फोर फ्रंट पे आए, और अब उनको हम ज्यादा पॉलिटिकली हम देखेंगे कि वो सामने नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखें जितनी कोशिश करें तब्दीली वाले कि वो अपोजिशन को डराएं, धमकाएं, इंटिमिडेट करें। आपने नोटिस किया होगा कि एवरी टाइम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अगर पार्लियामेंट में कोई स्पीच कर डालते हैं जो उनको बुरी लगती है, या फिर कुछ अनाउंस करते हैं, माजी में प्री कोरोना पीरियड में जब उन्होंने अनाउंस किया अवामी राब्ता मुहिम, तो इस किस्म के कॉल अप नोटिसेस, नैब नोटिसेस, बिल्कुल माइनर किस्म के केसेस, इससे बहुत ज़्यादा सीरियस चार्जेस हैं हुकूमत वक्त के बुज़रा के ऊपर, लेकिन माइनर तोशा खाना 1 गाड़ी 2 गाड़ियों के इशू पर वारंट्स, अरेस्ट वारंट्स जारी हो जाते हैं, नैब हियरिंग्स शुरू हो जाती हैं। तो ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई परफॉर्मेंस के लिए है नहीं। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि पीपल्स पार्टी ने थ्रू आउट ड्यूरिंग कोविड भी उन्होंने मल्टी पार्टी एक्टिविटी की है, प्रोविंसेस में की है, AJK और GB में भी की है। और फिर आपने देखा होगा ड्यूरिंग बजट बिलावल भुट्टो जरदारी ने सारी कोशिश की कि ऑपोजिशन को इकट्ठा करके और एक उन्होंने मसवदा तैयार किया। और अभी भी हमारे राब्ते हैं, वी होप कि शहबाज शरीफ साहब जल्दी कोरोना से ठीक हो जाए, तो फिर ये ऑपोजिशन पार्टीज जितना जल्दी जमा होंगी उतना मुल्क के लिए, मैं आई रिपीट, मुल्क के लिए बेहतर है। हुकूमत वक्त की जो किस्म की तबाहकारियां हैं, और इट्स वेरी पेनफुल। आज मैं जस्ट टू शेयर विद यू मारिया कि अभी मैं पहली दफा आफ्टर द PIA प्लेन क्रैश आई ट्रैवल्ड ऑन आई केम टू द एयरपोर्ट इस्लामाबाद का, इतना वीरान वहाँ, इतना दुख हो रहा था कि हमारी नेशनल एयरलाइन एक तरफ, दूसरा हमारे एयरपोर्ट्स और सिविल एविएशन, और ये एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट, केयरलेस इतने स्टेटमेंट। खतरनाक लोग हैं, इतने खतरनाक लोग हैं, इनको पता भी नहीं चलता कि इनसे मुंह से क्या निकला है और उसकी कितनी उसकी इम्प्लीकेशंस है। हाँ, ये बेहतर तरीके से हैंडल हुकूमत हो सकता था मामला, और ये शिबली साहब ने मेरे शो पे आके कंसीड भी किया। उन्होंने कहा कि इसको बेहतर सेंसिटिवली हम हैंडल कर सकते थे। ये यूफेमिज्म है, ये यूफेमिज्म है, मेरे नजदीक ये ट्रीजनस है। मेरे नजदीक अगर खुदा ना एक जितना एक एनिमी का हमला नुकसान कर सकता है, उससे कई ज्यादा इन्होंने, बिकॉज पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर, एक तो आपने बिलियंस ऑफ रुपीस की तबाहकारी की है, वो लॉस हुआ है, दूसरा हमारी जो नेशनल ह्यूमिलिएशन हुई है, इसका कौन जवाब देगा? जो हमारी जिल्लत हुई है, और वो भी बेगुनाह। मैं नहीं समझती कि ऐसा कोई इशू था
जिसको इतना आप नहीं, सेंसेशनलाइज खैर करके इससे आई डिसएग्री। आई थिंक के इशू थे, उसको फिक्स करना भी जरूरी था, उसके तरीकेकार के ऊपर मेरी भी मारिया, कंसर्न। जो इनके नंबर्स इवन 264 उन्होंने कहा फेक लाइसेंसेस ये रेकलेस हाँ, ये रेकलेस बिहेवियर था। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। हाँ, हाँ। फिर जो उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके जिनको शो कॉजेस दिए वो भी गलत लिस्ट है। एवरी लिस्ट, एवरी नेम इज अंडर चैलेंज। हाँ, अपेरेंटली उसमें वो लोग भी हैं जो फौत हो चुके हैं। 70 की दिहाई, हाँ। 80 की दिहाई, 90 की दिहाई के पायलट्स यहाँ मौजूद हैं जो रिटायर कर गए हैं, जो फौत हो गए। एंड यू आर कलेक्टिवली डिमीनिंग अ क्लास जो इस मुल्क की सर्विस में है। सो दे आर डिस्ट्रक्टिव, दीज पीपल आर डिस्ट्रक्टिव। और एक ये मैं समझती हूँ नेशनल कॉज है कि इनके साथ इकट्ठे होना चाहिए। और खुदा के वास्ते अल्लाह मियां सेहत दे शहबाज शरीफ को, बट ही शुड कम अप एंड प्ले हिज रोल। अभी मतलब किस तरह का रोल, अभी वो तबीयत ठीक हो जाए तो व्हाट सॉर्ट ऑफ रोल आप एक्सपेक्ट करें कि पीएमएलएन वो जो बिलावल प्ले कर रहे हैं। हाँ, तो फर्क है उसमें। शहबाज साहब शायद ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए, उन्हें ज्यादा एक्टिव अपोजिशन करनी चाहिए। नहीं अभी उनकी बीमारी है तो दैट्स व्हाई आई एम विशिंग हिम वेल। ओके, ठीक है। लेकिन ओके, चले अली मोहम्मद खान इजाफी बात अगर मैं जी डॉक्टर साहब, फिर मैं इनका जवाब अली साहब देंगे। जी देखिए, जी हाँ, जी हाँ, देखिए जो हालत पीआईए की है ना, थोड़े दिन पहले वही पेट्रोल पंपों की हालत थी, खाली हो गए थे, बंद हो गए थे बिल्कुल। और उसी वजह से इस वक्त के इलेक्ट्रिक के आप हालात देखें, और जो एक्सक्यूज के इलेक्ट्रिक एक इनएक्सक्यूजेबल कंपनी है, लेकिन के इलेक्ट्रिक जो एक्सक्यूज दे रही है वो वही दे रही है जो फर्रा पहले लहराते रहे यहाँ पर कि हमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्ट किया था कि आप तेल जो है उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, ना तेल होगा ना बिजली बनेगी, चाहे कराची बंद हो जाए। मिसमैनेजमेंट तो जो ग्रोस है वो है, लेकिन सर इससे पहले मुझे 2017 का भी वो पेट्रोल का मुझे क्राइसिस याद है। 2015 में था गालिबन, वो 2015 के अवाइल में था जब पेट्रोल मिलना बंद हो गया था। ये तो डिस्क्रिपेंसीज है ना हमारे सिस्टम के अंदर। आपकी बात ठीक है। देखिए हमने कितनी फ्लैग ली थी उस वक्त जब ये पेट्रोल बंद हुआ था। बिल्कुल 15 दिन मिल नहीं रहा था पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर। अब आप मुझे बताइए जी, बिल्कुल। और अब मैं आपको कह रहा हूं कि दोबारा वही चीज हुई, और ना सिर्फ उस वक्त तो चले, हुआ ये कि सप्लाई चेन ब्रेक हो गई क्योंकि एक जहाज वापस हो गया था। इस मर्तबा तो लेटर लिख के इंस्ट्रक्ट किया गया कंपनियों को कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। चले मुझे अली मोहम्मद खान साहब और अभी के इलेक्ट्रिक भी वही बात कह रही है जो पेट्रोल की कंपनियां कह रही हैं, यानी पीआईए है तो वहां पे हु का आलम है, पेट्रोल पंप है तो वहां पे हु का आलम है। चले जी, मुझे अली मोहम्मद खान साहब को जवाब देने दें। फैल सकती है वहां पे धमाल डली हुई है। अच्छा जी, अली मोहम्मद खान साहब, काफी कुछ मवाद जमा हो गए, 3 सवालात के आपने जवाब देने। बहरहाल ऑपोजिशन जो अभी फिर भी आपके पास 2-3 हफ्ते का मेरा ख्याल है मार्जिन है, अभी शहबाज साहब ठीक हो जाए, फिर इनका एजेंडा तय हो जाए, सब बातें, और उसके बाद वो इस पे काम शाम करेंगे। सो अभी आप मुझे बताइए ना कि फिलहाल तो आपके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर से ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई अपोजिशन से कोई खास आपको इस वक्त इशू नहीं होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो इसको एज अ नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी देखता हूँ। फजल रहमान साहब गए हैं और उन्होंने मुलाकातें की हैं एक और सियासी जमात के लीडरान से, बिलावल साहब से या जरदारी साहब से। तो जाहिर है अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मैनेवरिंग करती है। असल में प्रॉब्लम मौलाना साहब की ये है कि मौलाना साहब की सियासत का तर्ज अमल अगर आप उसका जायजा लें तो मौलाना साहब पावर से बाहर कभी रहे नहीं। अच्छा, पावर से बाहर रह के उनको सियासत कभी सोच नहीं करती। माजी में बराए नाम एक दफा मुशर्रफ साहब के टाइम पे ये अपोजिशन लीडर थे, लेकिन वो भी एक ऐसी अपोजिशन लीडरशिप थी कि जो दोनों साइड के विकेट पे खेलते हैं, वो लोग भी उनसे सीखने के लिए आ गए कि मौलाना साहब आप हमें बताएं, आप तो मास्टर हैं इस काम के, कि एक तरफ अपोजिशन लीडर थे और दूसरी तरफ 7वीं तरमीम में उनको वो सपोर्ट की LFO पे कि उस वक्त के अपोजिशन जो जेन्युइन अपोजिशन लीडरशिप थी उस वक्त नून की, और वो तलमिला उठे। अच्छा, तो फजल रहमान साहब फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज पॉलिटिकल लाइफ ही इज विदाउट पावर एंड ही इज विदाउट कश्मीर कमिटीज चेयरमैनशिप। तो उनका आप समझते हैं जाती इशू है, उनका कोई डेमोक्रेसी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए आप उनको मार्जिन ऑफ एरर जरूर दें। मार्जिन ऑफ एरर ये दें कि वो परेशान है, 2 साल हो गए हैं वो पावर से बाहर हैं
और फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस मौलाना साहब एंजॉय करते थे। बदकिस्मती से कभी पाकिस्तान से बाहर तो छोड़े, आजाद जम्मू कश्मीर भी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं गए। आप ये देखें हमारे 2 साल के अंदर सईद फखर इमाम साहब रहे और अभी शहरयार अफरीदी साहब। अभी आप देखेंगे शहरयार अफरीदी साहब इस कश्मीर कमेटी को इंशाल्लाह कहां से कहां लेके जाते हैं। अच्छा, 20 साल से ज्यादा फजल रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, कारकर्दगी नदारत। तो इस वक्त वो जो है बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, उनकी परेशानी समझ में भी आती है और वो कोशिश करें कहीं से कोई ओपनिंग उनको मिल जाए। लेकिन उनकी बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जरदारी साहब के पास एक तरफ तो सूबा है पूरा, उनको सूट नहीं करता। अगर उनको सूट करता होता तो आज से 6, 7, 8 महीने पहले वो फजल रहमान साहब के पास ज्वाइन कर लेते। और बीच रास्ते जब शहबाज शरीफ साहब ने मार्च के दौरान उनको धरने के दौरान छोड़ दिया, मुझे नहीं समझ आती अब फजल रहमान साहब क्या प्लान करना चाह रहे हैं उनके पास दोबारा जाके। लेकिन आप उनको कुछ ना कुछ करना है, वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारा फोकस अपनी कारकर्दगी, हाँ, कारकर्दगी के बारे में तो बेहतर बनाने पर। कारकर्दगी में तो आपके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं ना। चौधरी शुजात साहब का बयान आपने देखा है कि नहीं देखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके जो धरने के लिए इस्लामाबाद आए तो कुछ लोग धरने पर धावा बोलने के हामी थे। वो आपके अपनी ही कि सफों में कुछ लोग थे जो आपका बेड़ा गर्क करने को तैयार थे, उन्होंने स्टेप अप किया और फिर उन्होंने बचा लिया आपको इतनी खतरनाक सिचुएशन से। ये आपके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। तो वो यही कह रहे हैं ना कि आप अपने आप को अपने आप को खुद से खतरा है भाई, ऑपोजिशन वगैरह छोड़ें, अपने अंदर देखें क्या हो रहा है। देखिए, शुजात साहब फॉर्मर आई थिंक प्राइम मिनिस्टर भी रहे और बड़े लीडर हैं, हमारे मेन एलाय हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक बुर्दबारी का और एक ठहराव का की वो अलामत है। हमारे साथ वो पक्के खड़े हैं। लोगों ने क्या क्या बातें नहीं की, लेकिन आपने बजट में भी देखा और उससे पहले भी देखा। बाकी उनके बयान पे तबसरा करना ना मेरे लिए मुनासिब है। उनके बयान पे तबसरा खान साहब करेंगे। दोनों बड़े लीडर हैं, दोनों बड़े इत्तेहादी हैं। मैं नहीं समझता कि कोई जरूरी है कि मैं इसका जवाब दूं। इतना मुझे पता है कि जब इमरान खान साहब के साथ खड़े होने की बारी आती है तो वो खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे। तो वही मशवरा दे रहे हैं आपको कि सब चीजें भूल के खातिर जमा रखें, मुल्क के बहरान को हल करने की कोशिश करें। वो आपको मशवरे दे रहे हैं, फिर वो आपको खत भी लिख रहे हैं, बता रहे हैं जी कि कुछ जो मीडिया वाले जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में खान साहब जरा रिकंसिडर करें, कैसा इमेज जा रहा है। या आपके अपने इत्तेहादी जी आपको बार बार खबरदार कर रहे हैं कि इसमें मारिया साहबा मैं ये कहूंगा, इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी एक राय बिल्कुल 100% एक हो। आप अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं, हुकूमत की हद तक आप एक होते हैं, काबीना में भी अपनी राय का इजहार होता है। उनकी अपनी कुछ मामलात पे राय है, हमारी अपनी एक राय है। लेकिन दोबारा मैं ये कहूंगा कि फजल रहमान साहब और जरदारी साहब और शहबाज साहब जो हैं वो अपनी खातिर जमा रखें। इंशाल्लाह 2023 तक ना ये हुकूमत की जाने वाली है और ना खान साहब। नफीस साहिबा, ये आपकी वैसे सिचुएशन बड़ी यूनिक है। वो सही बात कह रहे हैं कि आप लोग हुकूमत में हैं सिंध में और यहाँ पे आप अपोजिशन में हैं। सो वो शायद आप खुल के इस निज़ाम को या खान साहब को अगर टफ टाइम देंगे तो फिर आप इसका आप स्टेक होल्डर है ना, तो वो उनकी भी ठीक है इस बारे में। वो इसलिए रिलैक्स बैठे हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं कहना। हाँ, वैसे सियासी बयान दे देंगे, जबानी जमा खर्ची हो जाएगा। देखिए, हमने पार्लियामेंट कैन कंटिन्यू। जो पिछले 2 अदवार गुजरे हैं, जो 2 गवर्नमेंट्स गुजरे हैं, पार्लियामेंट ने तो अपना टाइम पूरा किया है। द इशू इज कि ये जो खान साहब की लीडरशिप है हथौड़ा ग्रुप वाली, कोरोना ये कंटेनर वायरस वाली, उससे अभी तक ये हर इदारे को लिटरली हर इदारे पर सुसाइड अटैक कर रहे हैं। हर इदारे पर इनफैक्ट सुसाइड अटैक भी कर रहे हैं, उनके ऊपर ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं, उनके ऊपर बम फेंक रहे हैं, उनके ऊपर न्यूक्लियर हमले कर रहे हैं। पीआईए का आप मिसाल देख लें, पीटीडीसी का आप मिसाल देख लें, मईशत को आप देख लें, पार्लियामेंट को आप देख लें, जुडिशरी को आप देख लें। मुझे आज इतना बुरा लगा, टुडे वाज अ वेरी सैड डे, कि एक जस्टिस की बेगम जो है जिस तरीके से शी इज गोइंग अराउंड ट्राइंग टू प्लीड हर केस, क्या कर रहे हैं नफीसा बीबी, ये अच्छी बात, मतलब देखिए आप जुडिशरी पर हमला, पीसीबी पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, थोड़ी डिफरेंट पोजीशन है। अच्छी बात है कि वो जवाब दे रही हैं जाकर, और ये एक बड़ा डिफरेंट अच्छा प्रेसिडेंट होगा, वो जाकर जवाब दे रही हैं, इसके हमें इनकरेज करना चाहिए। अच्छा, क्या व्हाट इज दिस? आई मीन, ये वाज देयर अ नीड फॉर दिस काइंड ऑफ अ रेफरेंस? और जिस पे स्पेशली बिकॉज जो बार कम्युनिटी कह रही है, वो ये कह रहे हैं कि इस पे देयर इज अ सेंस कि ये कोई इसके कोई अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सस्पिशियस है।
बिकॉज दे वांट टू गेट रिड ऑफ द जज। अच्छा, तो ये उनका ये कहना है कि ये आजाद अदलिया पर हमला है, चले ये और ये फिर डरे इस बात से कि कल को एक और वकीलों की मूवमेंट ना शुरू हो जाए। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, ये सियासतदानों को आप ये विक्टिमाइज करते करते देखें, हाँ, ये जब आप बॉटल अप करेंगे चीजें, जब आप एक चीज का गला घोटेंगे, जब घुटन होगी तो कहीं और से ये लावा निकलेगा। सो दिस दे आर मिस्टेकन इफ दे थिंक कि अपनी मिस गवर्नेंस को छुपाने के लिए और फिर और अपने आप को टेन्योर बढ़ाने के लिए आप हर इदारे को कॉम्प्रोमाइज करें, तो इसका फिर कहीं और से अनफोर्सीन थिंग्स हैपन इन चले, मुझे पाकिस्तान। ब्रेक में जाने में वापस आके अली साहब से इसका जवाब लूंगी। ठीक के बाद हम लोग वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। देखिए, पीपल्स पार्टी तो ये क्लियरली कह रही है कि हुकूमत जो है ये इदारों से टकराव कर रही है और इसके कुछ आगे डायर कॉन्सिक्वेंसेज उनके ख्याल में हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रीट मूवमेंट वगैरह अगर करनी हो वुकला वगैरह ने। लेकिन ऑपोजिशन इस तमाम मामले में क्या कर रही है? बिकॉज इसमें हमने आपकी बड़ी कॉशियस अप्रोच देखी है, ना बयानबाजी तक भी हम देख रहे हैं बड़ी कॉशियस और केयरफुल है। पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियरली कह रही है कि जी ये इदारों में तसादुम का मामला है। पीएमएलएन क्या समझ रही है इसमें? देखिए, पहली बात तो मैं पहले यही बात बढ़ा दूं। पहले तो मैं आपको ये कहूं कि क्या खाक केयरफुल चल रही है भाई? आप जरा बयानात सुनिए ख्वाजा आसिफ साहब के और बयानात सर वो सुनिए मिलते ही शाहिद नहीं, खान आप लोगों के वासिफ बयानात साहब के। आपस में, 3 लोगों के बयानात मिलते नहीं है पीएमएलएन नहीं, के। आपको लगता है? नहीं सर, मैं देखिए, आपको भी आपने मुझे इसीलिए तो बुलाया दिखा है भी कि मैं- दूंगी थोड़ी देर बाद, वो मैं मिलते आपको नहीं है इसी- बयानात, दिखा जी दूंगी। जरूर जरूर, मैं हाँ। देख भी लूंगा, लेकिन आप मेरी बात तो सुने। जी जी। देखिए, इसीलिए तो मैं हाजिर हुआ हूं आपके पास। यानी एक साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हमें लगता नहीं है। आप जरा गुफ्तगू सुनिए इनकी हलीफ जमातों की, जरा मैंगल साहब का रवैया देखिए, फिर क्यू लीग की जरा बातें सुने, और आज जो चौधरी साहब ने एटम बॉम्ब का गोला चलाया है, जरा उसका जवाब तो पूछे भाई किसी से। यानी ये कत्लो गारत करना चाहते थे वहां हाँ, पर जाके, वो कह रहे मैं इस पे और कमेंट चौधरी नहीं साहब के करूंगा। कहने पे ये रुके। जी जी, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको अंदाजा है कि चौधरी साहब जो इतने जीरक सियासतदान हैं, जो पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं कि ये साहब वहां पे कत्लो गारत करवाना चाह रहे थे इनकी पार्टी, और मैंने फिर भेजा और जाके इंटरवीन किया कि ये कत्लो गारत ना हो। यानी कमाल हो गई। आप सोचे क्या कह रही है। जरा एमक्यूएम के भी क्लिप्स चला के देख लें। चले उन सबको छोड़ दें, जरा जरा राजा रियाज के क्लिप चलाएं, उसको छोड़ दीजिए। हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब का जरा इंटरव्यू चलाएं, उसको छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी जो बात है वो सुनिए, जो वो उन्होंने अपनी काबीना के इजलास में मेरे दोस्त फैसल वाउडा साहब ने कहा। उन्होंने कहा वजीर आजम पलक झपकने की नहीं है, पलक झपकेंगे तो ये दोनों आप पे झपट पड़ेंगे, और ये जो आप जिस तख्त पे बैठे हैं ये गए। फिर दोनों का नाम भी लिया। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ऐसी बातें इधर ना करो, अंदर आ जाओ, जरा अंदर चल के बात करते हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, इन हालात में अगर हमारे वो अपना ख्वाजा साहब कहते हैं कि अगर इनको अंदर से किसी ने उल्टा दिया, जो उल्टा देंगे ये खुद ही कह रहे हैं, -1 का भी फिर उन्होंने जिक्र किया। और फिर शाहिद अब्बासी साहब ने आके कहा कि सिर्फ इनको उल्टा देने से क्या हुकूमत चल जाएगी? ये जिस तरह के कॉम्पिटेंट और अहल लोग इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं, जो बेड़ा गर्क किया है हुकूमत का, क्या सिर्फ सरदार बदल देने से हुकूमत चल जाएगी? यही बात लगता मैं है कह रही कि हूँ अब डॉक्टर पूरा साहब, पछतावा होने आपके वाला है। अब 3 इसमें लोग कोई नहीं कॉन्ट्रडिक्टरी बिल्कुल बात बिल्कुल नहीं है। कॉन्ट्रडिक्टरी, बिकॉज एक स्टेटमेंट में ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे ये हैं कि आपको अंदर लग से रहा है? तब्दीली मैं ले आपको आए। explain कर रहा हूं। दूसरे खाकान अबाई साहब कहते हैं कि सुनिए, -1 नहीं सुनिए। होगा, अंदर से तब्दील करना इज नहीं, नहीं, आप -1, सुन ये लीजिए, माइनस। सुन- जी जी अरे बताएं। भाई चलिए चाहे सुन लीजिए। नहीं, आप चाह क्या रही है देखिए, एक्चुअली बात समझ ये नहीं आ रही है ना, कि जो पीएमएलएन चाह क्या रही है? जी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। मैं ज़रा वैसे आपको पता है बहुत वो एक्सप्रेशन मेरा बहुत इफेक्टिव नहीं है। डॉक्टर मैं साहब बहुत दोबारा से मॉडेस्टी कोशिश है किया आपकी, जाता लेकिन चलें फिर भी। नहीं ये हो जाता है कि अक्सर मेरी बेगम भी यही बताती है कि तुम्हारी बात समझ नहीं आती, और I आपने think भी he आज वही wants to be कह दिया। complimented. देखिए बात यस ये दैट्स है, व्हाई बात मैंने ये की है है। तारीफ उनकी मॉडेस्टी की यहाँ पे। Sadiq wants to be complimented. तारीफ की है। नहीं भाई, आप तो इतने अच्छे मुकर्रर हैं। देखिए बात यह है, मैं कह ये रहा हूं कि बुनियादी तौर पे आप ये देखिए कि जो भी होगा तो आइन और कानून के मुताबिक। अच्छा। हम कोई ऐसे पीटीआई की तरह तो है नहीं कि हमला कर दो और कब्जा कर लो पीटीवी के ऊपर, बाहर विक्ट्री के निशान बना दो, या ट्रक लगाओ और पार्लियामान की दीवारें तोड़ के अंदर चले जाओ, हाँ। या प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे का जंगला बाहर कजे को टकरे मारो। ये तो हम करने वाले नहीं। अब नहीं है, एहतजाज हाँ, जरूर सीख करेंगे। लिया काफी पीएमएलएन लेकिन ने। हमारा नुक्ता नजर
हमारा नुक्ता नज़र ये है कि पहले तो जो हालात नज़र आ रहे हैं, अंदर से कोई मूवमेंट होगी तो ऐसे ही भाई मेरे उड़ जाएंगे। अच्छा, लेकिन सिर्फ उनके उड़ने से, जो शायद अब्बासी साहब कह रहे हैं, जो कन्फ्लिक्टिंग बात नहीं है, बात बनेगी नहीं। असल में तो ये इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, और मैंने आपको हवाले दिए हैं और नफीसा शाह साहिबा ने आपको हवाले दिए हैं कि अगर अकेला एक आदमी उड़ भी जाए तो भाई बाकी जो वो बैठे हुए हैं अरस्तु, उनका क्या करेंगे? इस वजह से अगर आपको मुल्क को इस दलदल से निकालना है तो आपको एक नया मैंडेट लेकर चलना होगा। नया लेकिन किसी इलेक्शन। गैर आईनी तरीके से हम नहीं करेंगे। ठीक है। एहतजाज करेंगे, प्रेशर डालेंगे, अंदर से प्रेशर पड़ेगा उसको सपोर्ट करेंगे, बाहर से प्रेशर पड़ेगा उसको सपोर्ट करेंगे। इसमें क्या बात है? नहीं नहीं, अब बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि नए इलेक्शन से कम कुछ आप लोग अब नहीं एक्सपेक्ट करें, ना आपकी कोई डिमांड है। ये क्लैरिटी है ना कि होगा तो नया मैंडेट, नया इलेक्शन होगा। ये पीएमएलएन यहाँ लेकिन खड़ी। अगर अंदर से वावडा साहब के कहने के मुताबिक खुद ही मेरे भाई अपना तख्ता करने वाले हैं तो हम क्या तालियां नहीं बजाएंगे? अच्छा, वो वावडा साहब ने जो बात की है, जब वो बात पाए तकमील तक पहुंचने लगेगी तो आपके ख्याल में हम क्या करेंगे? नहीं सर, पता नहीं आप लोग क्या करेंगे, मुझे नहीं मालूम, बिकॉज आपकी पोजीशन अभी बड़ी वेग थी। अब मुझे पता चल गया इलेक्शन के ऊपर आप लोग क्लियर हैं। मुझे नहीं मालूम कि अगर ये क्या होगा तो आप क्या करेंगे। फ्रैंकली, सीरियसली डॉक्टर साहब, मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। ये आज मेरे ख्याल है आपको भी समझ में पता है कि मैं सीरियस हूँ। जी नफीसा बीबी, ये इलेक्शन। नहीं, मैं भी बहुत सीरियस हूँ, लेकिन आप कह रही हैं नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। नहीं, आपकी बात मैं मान रही हूँ सर, आपकी बात मैं मान रही हूँ, लेकिन मुझे फ्रैंकली मैं देखूंगी जब विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन विल गेट देयर। जी नफीसा बीबी। जी जी, we'll cross that bridge when we get देखिए, there। अगर सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस देखें तो वजीर आजम जिस शिप को स्टीयर कर रहे हैं उसमें बहुत मसाइल हैं। अच्छा, कप्तान सूदे जो इनके टीम मेंबर्स हैं, आप वजीर रेलवे देख लें, अच्छा कोई महीना ऐसा नहीं है कि रेलवे के हादसे जो है वो नहीं होते। जी जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि सिबात आप अली भाई। हवाबाजी का वजीर देख आपस में लें, पीआईए को प्राउड कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ठहर जाए, मैं भी आपके पास आती। नहीं नहीं, मैं आपके पास अच्छा, आ आप रही उनको मौका दे चले दें। पहले अली साहब जवाब दे दे। वैसे मैंने जेआईटी से मुतालिक सवाल पूछा था अली भाई को कि दें ये जी, जेआईटी के असरात भी लग रहे हैं ना, नहीं, उन्हीं पीपल्स से बात पार्टी करें। पीपल्स पार्टी जो फ्रंट फुट पे आ रही है, ये जेआईटी के असरात भी हो सकते हैं ना, जो मौलाना साहब आज आए हैं, ये जेआईटी के असरात भी, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा ये हो रही है महाज आरायु। चलिए आप जवाब दे दे पहले अली साहब, लेकिन अपोजिशन के इकट्ठे करके जवाब आप नहीं देने थे, इसलिए मैं आपके पास बार में आ रही थी। लेकिन बहरहाल इफ यू वांट टू एड्रेस इट, मैं फिर बात कर लूंगी। जी मैं ये अर्ज कर रहा था, एक एक बारी दे के फिर मेरे पास आ जाए ना। नहीं, लेकिन आपको मुकम्मल इत्मीनान से टाइम देते हैं, जिसमें आप मुकम्मल इत्मीनान से जवाब देते हैं। मुकम्मल नहीं नहीं, इत्मीनान से आप तो हमारा वक्त, मेरा 2023 वक्त भी अली भाई को दे जवाब दें, अली मोहम्मद हाँ। भाई को दे दें। 2023 में इनको मुकम्मल जवाब देंगे जब इंशाल्लाह सिंध भी इनके हाथ से जाएगा। वैसे आधा सिंध तो जा चुका है अल्लाह की करम से। कैसे पहले? कराची हमारे पास है। अच्छा। अल्लाह की वैसे ही तरफ जैसे से। पहले गया था। अच्छा, कराची हमारे पास है, बाकियों के पास अफगान और गिरोह घेरा वगैरह जो रह है गए, ना, हमने इंशाल्लाह वो आपको भी हमारे घेरा पास किया आ हुआ जाएगा। है। आपका है हाँ। सराउंडिंग लियारी और मैं जरा- मलीर जो बैंक्स हैं जरा- उसके वो सारे हमारे हैं। जरा सुन लेना। तो मारिया बॉर्डर से रिजर्व बात- जी जी, चले आप जवाब दे अली साहब, फिर नफीसा आपके पास सलाम आऊंगी। है इनको, ये जो एपीसी पता नहीं कुछ करने जा रहे हैं नहीं करने जा रहे। मौलाना साहब जो है उनके दिल में पता नहीं क्या ख्वाहिश है। असल में इनका असल मसला ये है कि आपस में एक दूसरे से मुखलिस नहीं है। तो प्रॉब्लम इन लोगों का ये है कि दिस एपीसी, ये जो कहते हैं एपीसी है, आई कॉल इट एएलसी। अच्छा, अगर कभी ये होगी तो इट शुड नॉट बी एन एपीसी, इट शुड बी एन एएलसी, इट शुड बी एन ऑल लूजर्स कॉन्फ्रेंस। अच्छा, वैसे सख्त बात कर दी आपने काफी, और लूजर अच्छा, कॉन्फ्रेंस। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी हाँ, सख्त करें। करते साहबा- नहीं, सख्त कलामी आज कर रहे हैं मेरे जी भाई। जी मारिया जी साहिबा, जी अली सुन साहब, लेना। सुन रहे हैं। मैं कोई 45 साल के करीब हूँ, आप 35-36 के पेटे में होंगी, जी जी बिल्कुल। और हम तकरीबन बाकी दोनों मेरे से सीनियर होंगे, हम एक ही ग्रुप के हैं एज के। लेकिन इतना मैं बता तुम्हारी सकता आप पे हूँ, इन्होंने हमला किया तो है। मैं क्लास 5th में था जब नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे। मैं अच्छा, इंजीनियरिंग कर गया, वकालत कर गया, ये दूसरी बार की एमिनेशिप अल्लाह ने दिला दी। मियाँ साहब अभी पाकिस्तान बदलेंगे, और मैं और मारिया साहिबा आप अभी पैदा भी नहीं हुए थे जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वजीर आजम बने। 4 बार ये पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को वजीर आजम दे चुकी है, लेकिन अभी ये लड़काना की किस्मत बदलेंगे पाकिस्तान की, फिर बाद में बदलेंगे। I would say these are harsh words. I hope कि they should bear me out. It's a bunch of losers who have lost a generation. एक जनरेशन इन्होंने लूज किया पाकिस्तान की। 40 साल
30 साल इन्होंने इस कौम के जाया किए हैं और कुछ नहीं कर सके, कोई इदारा नहीं बना सके, कोई इदारा नहीं दे सके। स्टील मिल को नौकरी देने की फैक्ट्री बना दिया, रेलवे में अपने वर्कर भर्ती करने की, खपाने की फैक्ट्री बना दिया, पीआईए में अपने पीपल्स पार्टी के लोगों को कमीशनें और नौकरियां देने की फैक्ट्री बना दिया। पीपल्स पार्टी ने पीआईए, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर स्टील मिल, पाकिस्तान रेलवे, तमाम वो सरकारी इदारे जो सर्विस देने थे मुझे और आपको, हमारे बच्चों को, उसको अपने एक टॉयलेट एक्सचेंज बना दिया। हाँ। देखिए अब मुझे नींद आती है। रेलवे की हम आ रहे हैं आजकल। ये प्री इलेक्शन बातें हैं। ये जो रोज आप रेलवे की टक्कर मारते हैं, ये तो हम मार रहे हैं रोज। जिला बचा है कि 40 साल में जिस मुल्क को उन्हें तबाह बर्बाद जी, किया, हाँ। 2 साल में इमरान खान ने उसको ये ठीक 40 साल में लगी है टक्करें। अली साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ आपने। कि आप जब अपने हल्के में जाते हैं, वहां अगर नहीं मिलती, वहां पर पेट्रोल नहीं मिला या वहां पे अगर चीनी महंगी मिली, तो जो ये लोग हैं वो आपकी इन बातों से मुतमिन हो जाते हैं 2 साल बाद, जब आपने आप उनको ये बात और कहने को कुछ नहीं है हमारी बीवी, और क्या कहें बेचारे। एक बात है, जिंदगी में कभी इन लोगों ने काम नहीं किया, अपोजिशन में आके भी काम नहीं कर रहे, मतलब है। हाँ, वैसे ये बात है कि ऑपोजिशन, में खान साहब ने बड़ी जानदार ऑपोजिशन की थी, बिल्कुल ये मानने की बात है। पार्लियामेंट में आके जनरल अपोजिशन नहीं करेंगे। एक नौजवान जो है उसको लीडर बनाया हुआ है, वो अपनी तकरीर करता है जज्बाती, भुट्टो साहब की कॉपी करने की कोशिश करते हैं नौजवान बिलावल साहब, लेकिन इमरान खान से टक्कर लेने की बात करते हैं। हमारे नौजवान लीडर मुराद सईद को जैसे ही देखते हैं सारे वो पतली गली से निकल जाते हैं। ये बात मैं आपकी एग्री करती हूँ। ऑपोजिशन खुदा को माने, बड़ी कल मुराद सईद ने सिर्फ आपसे जनरल सवाल उठाए, किसी को गाली नहीं दी, कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की। आप लोगों के भागने का मतलब पता है क्या है? भागने का मतलब ये है, शोर वो करता है और भागता वो है जिसके पास अली साहब, एक्चुअली मुराद सईद को ना ऑपोजिशन के अंदर कोई सीरियसली लेता नहीं है। हमारे मुंह बंद हो जाते हैं। जब कोई सीनियर लीडरशिप वहां से बोलती है, यहाँ से मुराद सईद साहब बोलते हैं, तो फिर वो उनको सीरियसली लेते नहीं है। ये एक्चुअली ये एक परसेप्शन है। अब आप इसको अच्छा कहें बुरा कहें, यही है। अब ये जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, चले रफीसा बीबी आपकी तरफ आओगी। ये जीआईटी का प्रेशर है, ये जो एकदम से बात हो रही है कि जी हम लोग बैठ के एपीसी करें, मौलाना साहब जो हैं आज उनसे मुलाकातें हुई हैं, बिकॉज अब आपको महसूस हो रहा है ना कि जैसे एक महाजराई भी बढ़ रही है, फिर जरा जवाबदेही आप लोगों की होनी है, तो जी एक क्रिएट करें, हम कोई इवेंट क्रिएट करें, कोई ऑपोजिशन जो है यहाँ पे करे ताकि रिलीफ मिले। ये आपकी अपनी पर्सनल सारी होती है ना सियासत, अपने अपने रिलीफ लेने के लिए। देखिए, ये वी नेवर फील प्रेशर इस किस्म के हस्बैंडों से, कभी भी नहीं। एक प्रेशर है, वो अवाम का प्रेशर है, वो सर्टनली प्रेशर है। जो तबाहकारियां इन्होंने की हैं वो प्रेशर है। और ये जो अली मोहम्मद खान वाली जो स्पीच है, ये हमें वो बेशक लूजर्स कहें, उनका शौक पूरा हो, लेकिन ये इनकी स्पीच अब इतनी बोरिंग हो गई है। इनसे पूछते हैं कि भाई पानी मुल्क में पेट्रोल नहीं है, तो वो शुरू हो जाते हैं पिछले 10 साल। ठीक है, जनरल कभी नहीं बात करेंगे, जनरल ज़ियाउल हक की बात नहीं करेंगे, ये वही जीनियोलॉजी। जनरल अयूब की तो तारीफ करते हैं खान साहब। खान साहब जनरल अयूब की एग्जांपल देते हैं। तो आपके एक वजीर ने बयान देकर पूरी आलमी दुनिया कह रही है कि इस बयान की वजह से हम आपके एयरवेज जो है वो बैन कर रहे हैं, तो उनको कुछ नहीं, फिर से शुरू हो जाते हैं पीपीपी और नहीं, तो इसका जेआईटी की सामने आने से ताल्लुक नहीं है टाइमिंग का, ये जो एकदम से स्टेप अप लिया आप लोगों ने। जेआईटी ने तो इनको एक बात तो मुझे जवाब दे दे, कल फातिमा जना साहिबा की बरसी थी, फातिमा जना के मुकाबले में एक झूठा डॉक्यूमेंट लेकर साहिबा से पूछ के बता अली ज़ैदी हैज कमिटेड परजरी। ये तो वो आप कोर्ट में ले जाएं, आप उन्हें कोर्ट में ले जाएं, आप कोर्ट में ले जाएं, आपका इस्तेकाक है। सॉरी, कोर्ट में ले जाएं जी, अगर वो आप समझते हैं कि उन्होंने परजरी कमिट की है। पहले तो उसने कंटेम्प्ट की है पार्लियामेंट की, पहले तो प्रिविलेज में उसको लेके जाएंगे। ही हैज टू आंसर फॉर ऑल दिस, और उसको कवर अप करने के लिए 100 और झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ एक जुमला बोलने दे। इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी लाइन लगनी चाहिए जेआईटीज की। और हैरत देखें, इनकी अपनी शुगर रिपोर्ट में जो सबसे बड़े चोर हैं, इनके लेफ्ट इनके राइट जो चोर हैं वो कोर्ट में गए, वो कोर्ट में गए कि ये जो जेआईटी इनकी ये जो शुगर रिपोर्ट है इसको कलअदम करार दे। कैन यू इमेजिन इनकी चोरी की हद देखें। तो खुद अपनी रिपोर्ट के ऊपर
जिन लोगों को पनिश करना था उनको कोर्ट भेज दिया। बिल्कुल, और सख्त सवालात तो ये इन्हें भी जो- अपने इत्तेहादियों से पूछने होंगे। ये तो पीटीआई को आई होप खान साहब पूछे भाई कि अच्छा भाई मारिया साहब, किस एक किस चीज हद ना तक। मुझे बोलने दे, फिर आप डॉक्टर साहब की तरफ चले जाएं। जी। दोनों डॉक्टरान के बीच में फंस गए। जी। अभी डॉक्टर साहिबा ने एक बात दोबारा लग दे दें अली। उन्होंने हमें चले आप भी कर कहा, लें। जनरल जिया, इनसे सिर्फ इतना पूछ लें, इनसे सिर्फ इतना पूछ लें, कल फातिमा जना साहिबा की बरसी थी। फातिमा जना साहिबा के मुकाबले में जनरल अयूब था। जनरल अयूब का पोलिंग एजेंट कौन था? जरा मैं भूल गया हूँ, मेरी यादाश्त कमजोर हो गई। मुझे बता दें, डॉक्टर साहिबा से पूछ के बता दें। चलिए डॉक्टर साहब आप इसका जवाब दे दें, बिकॉज ये मुझे देखिए लगे हाथों ये भी बता दीजिए डॉक्टर साहबा कि मुशर्रफ साहब का जो रेफरेंडम हुआ था उसका पोलिंग एजेंट कौन था? और उसके बाद जो इधर अली मोहम्मद साहब बैठे हुए, मुझे बताएं कौन से आइन के तहत बैठे हुए, मुझे बता दें। आज जो ये बड़ी बड़ी दावे स्पीचेस करते हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारी डेटरेंस है, नहीं, मैंने हमारी सिंपल सा यहाँ पर फैक्चुअली कुछ बातें इस मुल्क में कौन सा इदारा नहीं है जिसके ऊपर तो जनरल अयूब साहब के पोलिंग एजेंट हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नहीं से। है। मुबारक हो आपको। ये तो पैदावार डिक्टेटर्स के हैं। They can't tell their left hand from their right hand. हाँ। ये क्या सियासत की बात करेंगे? इनके खान साहब को आइन की इज्जत नहीं है, पार्लियामेंट की इज्जत नहीं है। पार्लियामेंट को लॉकडाउन करते हैं तो क्या बात, जो पार्लियामेंट पर हमले प्लॉट करते हैं, ये ट्रीजन है। आपकी मुस्कुराहट जो है डॉक्टर साहब, आपकी मुस्कुराहट देखिए इसमें अली मोहम्मद खान साहब आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया। जब दुश्मन आता है तो दुश्मन आके आपके पीटीवी पर और पार्लियामेंट पर हमला करे। देखिए आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया अली मोहम्मद खान साहब का। रही है, इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमले किए हैं और जैसे ही गवर्नमेंट में आए हैं ये इन्होंने कार्रवाइयां डालते रहे। जुडिशरी पर हमला, मीडिया पर हमला और अच्छा, 50 साल बाद एक बात का एतराफ तो करें पर हमला। कौन सी चीज है जो उन्होंने सेफ छोड़ी है? 50 साल बाद एक बात का एतराफ तो करें कि क्या भुट्टो साहब ने फातिमा जना के मुकाबले में जनरल अयूब का साथ देने की गलती की है? इन्होंने दिस इज यू हैव कमिटेड अ क्राइम। मुझे इनको कैलकुलेट करके मेरा नहीं ख्याल है। कैलकुलेट करके बता दें कि डेट्स कितने आप लॉसेस मुझे हो बोलने रहे हैं। नहीं दे रही, मैं क्या करूं? मेरा सरवर गुलाम अकबर की स्टेटमेंट के बाद चले दिल्ली नफीसा साहिबा कितने लोग क्वेश्चन कौन बहुत मरेगा? प्रिसाइज था उनका। ये बात आप इस्टेब्लिश कर चुकी हैं। माय पॉइंट इज कि आप फैक्चुअली अपनी जो मिस्टेक्स है उनको एडमिट करने में कोई हर्ज नहीं है और उनसे सबक सीखना चाहिए कि भाई अगर इस तरह आलाकारी की जाती है मारिया तो फिर मेमन वो साहिबा, मैं आज भी रेकमेंड करता हूं कि पीपल्स पार्टी अपने आप को बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक जमात कहती है। 65 साल बाद तारीख का ये जुर्म सही कर ले कि फातिमा जना के मुकाबले में जनरल अयूब का साथ देने पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का या पीपल्स पार्टी माफी मांग ले, हो सकता है तारीख माफ कर दे। चले ये बात आपकी इस बात पे मैं अली साहब से इसलिए अग्री करती हूँ बिकॉज हमें फैक्चुअली अपनी जो तमाम पोजीशंस हैं उनको एडमिट करना चाहिए, अपनी गलतियों डॉक्टर साहब नहीं बिल्कुल, और उसके बाद उन गलतियों को ठीक करने के लिए जो इकदाम किए जाए उनकी बात भी होनी चाहिए। आप तालियां बजा रहे हैं हम आपके लिए। और ये सबक भी सीखना चाहिए है कि जो अलाकार बनेगा उसके बाद हाल क्या होता है, इससे सबक भी सीखना होगा। ये 3 स्टेप्स है, पहले एडमिट करें, उसके बाद कोर्स करेक्शन करें, उसके बाद सबक सीखें। ये 3 स्टेप्स हैं जी। We have redeemed that. उन्होंने शहादत दी, उन्होंने इस मुल्क के लिए शहादत दी। 5 साल में रेजा उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जो उन्हें सजा दी गई उसमें उनको फांसी दी गई। शहादत जो कहते हैं उनको लालच जान कहते हैं, उनको कर्नल शेर कहते हैं, उनको अजीज भट्टी शहीद कहते हैं, उनको जनाब अली मोहम्मद खान साहब अब ये हमें ना आपके राशिद मिनाज कहते हैं, उनको मेजर तुफैल कहते हैं, उनको वो एपीएस के बच्चे थे वो शहीद थे जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके शहादतें देते हैं, जो उस दिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पुलिस वालों ने जो शहादतें दी हैं। चले ये बहस अब कहीं और जा रही है, ये बहस और मुझे बस आप जाके अदालत से फैसला वापस करा दें। आपने तो भुट्टो रेफरेंस केस भी बंद करा दिया जो आपने खुद अपनी हुकूमत में स्टार्ट किया था, जाके उसमें पिटीशन डाल के दोबारा देखिए जी। डॉक्टर साहब हंसना नहीं है। चले अली मोहम्मद खान साहब आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया। मुझे बस जाते जाते नफीसा आपसे मुझे आपका रिस्पांस चाहिए था। कल कादिर पटेल साहब जो थे वो बदामी साहब के शो पे थे, उन्होंने कुछ फरमाया, अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो देख लीजिए। कादिर पटेल साहब ने कायम अली शाह साहब के हवाले से बात की थी। जी शाह साहब कभी कभार अपने स्टाफ में भी लोगों को भूल जाते हैं, हकीकत बात है। क्या मतलब?
मतलब शाह साहब की अपनी एक उम्र का तकाजा है और उनकी अपना एक है कि वो उनके जहन में चीजें नहीं रहती। आपने पूरा सिंध हाथ में दिया हुआ था यार, चीफ एग्जीक्यूटिव। आपकी बात ठीक है, लेकिन जो बात मैं भी कर रहा हूं वो भी सबको पता है। बस इस पे रिस्पॉन्ड कर दें क्योंकि कायम अली शाह साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि बतौर वजीर पर्सनल व्यू है। हाँ। ये इनका पर्सनल व्यू है, वो मेरे वालिद हैं। मैं आई थिंक इट्स अनएथिकल कि मैं इधर बैठकर टीवी पे उनके ऊपर, ऑफ कोर्स ही इज माय फादर एंड आई लव हिम डियरली एंड ही इज माय रोल मॉडल। उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ पा रहा था, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। ये एथिकल नहीं होगा क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन कादर पटेल से बात करें। दिस इज हिज व्यू, this is his personal view. Okay, I think what my father gave to the people of Sindh and the people of Pakistan, वो फिर देखिएगा कि how they remember him. चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अली मोहम्मद खान साहब थे, नफीसा शाह साहिबा। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो वजारतें हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है? गुज़िश्ता कुछ बयानात में देख रही थी जो किसी तरह कुछ इकदामात हैं जिससे ये ख्याल जा रहा है कि शायद मुस्तकबिल करीब में कुछ रद्दोबदल हो वजारतों में। आज 10 जुलाई 2020 है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आज कहा, उनका कहना था कि टीम की परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, अब ब्रीफिंग नहीं, अपनी टीम की कारकर्दगी खुद देखूंगा। आगे बढ़ के खान साहब कह रहे थे कि वुज़रा, मुशीरान, मुआवनीन को ब्रीफिंग की बजाय अब कारकर्दगी दिखाना होगी। सेक्रेटरी समेत ब्यूरोक्रेसी और इदारों के सरबराहान को भी कारकर्दगी के पैमाने से जांचा जाएगा। हुकूमती फैसलों पर कितना अमल हुआ है, सबको हकाइक बताना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आज गंदम बहरान पर ब्यूरोक्रेसी का मशरा भी नजरअंदाज कर दिया। और देखिए ना, ये जो कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर जो गवर्नेंस है वो इतनी उसका फुकदान है कि खान साहब को खुद बीच में कहीं पे स्टेप इन करके फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नेंस है रादर लैक ऑफ इट, उसका तो सुप्रीम कोर्ट में भी अब जिक्र आ गया। फौरी तौर पर गंदम मार्केट में लाने का फैसला किया गया, जबकि अफसरान ने गंदम अक्टूबर में मार्केट में लाने का मशवरा दिया था। इससे कबल 2 माह पहले 8 मई 2020 वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर 16 वजारतों को रेड लेटर जारी हुए और 21 दिनों की मोहलत दी गई। रेड लेटर सेक्रेटरीज को आखिरी वार्निंग और नापसंदीदगी की अलामत समझा जाता है। सो वज़ीर आज़म ऑफिस ने दूसरी मरतबा वजारतों को रेड लेटर जारी किया है और इससे कबल गुज़िश्ता साल सितंबर में 27 वजारतों के सेक्रेटरीज को रेड लेटर जारी किया गया था। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक काबीना ने मुतल्लिका वजारतों से मुताल्लिक 8 फैसले किए हैं। 5 फैसलों पर मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद नहीं किया गया है। वजारतों को मुकर्ररा वक्त में खाली आसामियों का डेटा भिजवाना, तमाम खाली आसामियों के लिए कवायद व ज़वाबित तैयार करना, वजारतों को सरकारी मुलाजमीन के सीनियरिटी मसाइल को हल करना, अफसरान की तरक्की का मामला निपटाना। 8 जून 2020 हमको बताएं कि रेड लेटर जारी करने के ठीक 1 माह बाद वजीर आजम ने एक बार फिर तमाम वजारतों और डिवीजन की कारकर्दगी रिपोर्ट काबीना में पेश करने की हिदायत जारी की है। पहले मरहले में 11 वफाकी वजारतों और डिवीजन की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब की गई। वो कौन सी हैं? वफाकी वजारत मवासिलात, आबी वसाइल, हाउसिंग, वजारत सनत पैदावार, नेशनल फूड सिक्योरिटी, वजारत तजारत, वजारत तालीम, मौसमियाती तब्दीली, वजारत सेहत, पावर, पेट्रोलियम डिवीजन की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब की गई है। तो ये जो है इस वक्त तमाम जो मामलात हैं उनका हो रहा है अहाता। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया, कहा कि 6 महीने का वक्त है हमारे पास। अब जाने उन्हें 6 महीने क्या क्यों कहने की सूझी। बहरहाल क्या कहा, जरा सुनिए। मिनिस्टर साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए। मिनिस्टर्स को कहा, उन्होंने ये कहा मिनिस्टर्स को कि उसके बाद जो है वो वक्त जो है वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इसी नोट पे हम कंक्लूड करेंगे। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।